1 अगस्त 2006 यानी 1 अगस्त 2006 को आगरा का लाल किला इलाका है। वहां पर एक सुनसान रोड पर एक खंबे से कार टकराती है और कार की जो दुर्घटना है इतनी भीषण तरीके से की गई हुई। उसमें बैठा जो व्यक्ति कार को ड्राइव कर रहा था, चला रहा था, उसकी कार के साथ कार में आग लगती है और कार में आग लगने के साथ उस व्यक्ति की भी वहीं जलकर दुर्दांत तरीके से, निर्मम तरीके से मौत हो जाती है। उसकी जलकर कार के अंदर मौत हो जाती है। बिल्कुल उसका जो शव है कंकाल बन जाता है। हड्डियों के कुछ हिस्से उसके बचते हैं, बाकी पूरी कार जलकर राख होती है। बॉडी भी जलकर राख हो जाती है। किसी तरह लोग जो है मौके पर जो निकल रहे थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलकर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। कार के शीशों को तोड़कर उसके गेट खोले गए, कंकाल को बाहर निकाला गया और तमाम जो पुलिस की कार्रवाई होती है, जो औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको पूरा किया गया। और फिर कार के जो चेचिस नंबर होते हैं, क्योंकि कार के जो नंबर प्लेट है वो जल चुकी थी, सिर्फ चेचिस नंबर उसके बाकी थे। उस चेचिस नंबर के सहारे पुलिस ने उस गाड़ी के ऑनर का पता लगाया। आरटीओ की सहायता ली गई। जब आरटीओ से सहायता ली गई तो उसका जो नंबर है वो निकलता है UP14Z2255 यानी UP14Z2255। और इसके मालिक का जब ऑनर का नाम निकाला गया तो निकल के आता है अनिल कुमार। गाजियाबाद रजिस्टर्ड ये कार थी, UP14 गाजियाबाद का नंबर है। वहीं के रहने वाले अनिल की ये कार थी। आरटीओ द्वारा उनका एड्रेस और नंबर मिलने के बाद सीधे पुलिस गाजियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करती है, आगरा पुलिस। उसके बाद उनको ये बताती है कि आपकी जो कार है वो यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो व्यक्ति कौन है, क्योंकि उसका जो शव है पूरी तरीके से जल चुका है। दुर्घटना बड़ी खतरनाक थी। कार में आग लग चुकी थी। आग लगने के कारण आपकी जो व्यक्ति जो कार चला रहा था उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। फौरन जो पिता है उनका नाम होता है विजय पाल, गाजियाबाद निवासी होते हैं, कपड़ा व्यवसायी होते हैं। फौरन परिवार के साथ आगरा पहुंचते हैं। आगरा पहुंचने के बाद सीधे उस जगह पहुंचते हैं जहां मॉर्चरी में उनकी जो शव की जो कुछ अवशेष थे वो शेष रहे थे, उनको रखा गया था। वहां पहुंचते हैं, कार देखकर कहते हैं ये तो मेरे बेटे की कार है, ये मेरे बेटे का शव है। वो आगरा घूमने निकला था, लेकिन ये मेरे साथ कुदरत ने कैसा नाइंसाफ कर दिया। मेरा बेटा आगरा घूमने आया था, ताजमहल घूमने निकला था, लेकिन ये तो मेरे बेटे को काल ने निगल लिया। और वहीं रो रो कर वो गिर जाते हैं। रोते रोते उनके बदहवास हो जाते हैं। किसी तरह वहां मौजूद लोग हैं, कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको समझाते हैं, ढाढ़स बनाते हैं। उसके बाद ये लोग पूरी जो औपचारिकताएं होती हैं उनको पूरी करने के बाद उस शव को अपने कब्जे में लेते हैं, सीधे घर की ओर निकल जाते हैं। और जब गाजियाबाद पहुंचते हैं तो फिर वहां अपने पूरे रीति रिवाज के मुताबिक उन अस्थियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। उनको प्रवाहित किया जाता है, नदी की धारा में प्रवाहित किया जाता है। पूरी जो औपचारिकताएं होती हैं शव की, वो पूरी की रस्में पूरी की जाती हैं। धार्मिक रीति रिवाज होते हैं वो पूरी की जाती हैं। उसके बाद जो मृतक अनिल था, इनके नाम पर 4 इनकी पॉलिसियां थी। 20-20 लाख की जो 4 पॉलिसी यानी 20 चौक 80, ये 20 लाख की इन्होंने इनका रिस्क कवर करा रखा था। उसकी किस्त भर रहे थे। दुर्घटना होने पर, कैजुअलिटी होने पर उनको एक पॉलिसी से 20 लाख रुपए मिलना था। जो टोटल 4 पॉलिसी का 80 लाख रुपए होता है। उसके बाद इन्होंने पूरी जो कागज थे पुलिस के पास से जो कागज वगैरह लेकर पूरी जो घटना की पूरी जानकारी है वो संबंधित कंपनियों को भेजी। वहां से उनको लगभग, क्योंकि 10 लाख की जो गाड़ी की वैल्यू है वो थी, 10 लाख का वो, और 80 लाख का क्लेम कंपनी की तरफ से। लेकिन इनको मिला 1 करोड़ 5 लाख। और थोड़ी प्रक्रिया लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। चूंकि इनको पहले बीमा कंपनियों ने धनराशि देने को मना किया था। इसके बाद इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लिया, वहां पहुंचे। उसमें थोड़ा समय लगा, वर्ष लगे, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ने माना कि इनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, नाइंसाफी की जा रही है। लिहाजा इन्होंने जो अपना वकील लायर किया, खर्च किया, टाइम खराब किया, मेंटली तौर पर जो प्रताड़ित हुए, उसका मुआवजा भरने के लिए 15 लाख की वैल्यू और चारों जो कंपनी है उन पर जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार उनको ये 90 लाख की जगह 1 करोड़ 5 लाख रुपए क्लेम के तौर पर मिले। उसके बाद ये
उस पैसे से अपना जीवन यापन करने लगे। दिन कट रहे थे, वक्त कट रहा था। लेकिन ठीक 17 साल के बाद, यानी 7 नवंबर 2023 को अहमदाबाद जो पुलिस होती है, क्राइम ब्रांच की टीम है, वो इसी मृतक अनिल को जिंदा साबित करती है। और जो व्यक्ति उस वक्त मरा था, वो दरअसल कोई और व्यक्ति था। और इस पूरी जो घटना है, पूरी साजिश है, इसका एक बहुत नाटकीय क्रम में, बहुत फिल्मी स्टाइल में इसका पूरा खुलासा करती है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो खुलासा करवाने में सबसे ज्यादा भूमिका रही, वो पुलिस की नहीं, बल्कि पुलिस तो इनको मृतक मान चुकी थी, एक एक्सीडेंट मान चुकी थी। लेकिन एक व्यक्ति जिसने पुलिस के तौर पर खुद काम किया, खुद जासूस बना, भागदौड़ की, समय खराब किया, और क्यों किया वो आगे आपको स्टोरी में पूरा मैं बताऊंगा। उसके द्वारा ये सब गिरफ्तार हुए, पकड़े गए। दरअसल इन्होंने फर्जी तरीके से एक और भिखारी व्यक्ति को अपनी कार में बिठाकर कार में खुद आग लगा दी। और प्लान के तहत जो बेटा अनिल होता है उसको गुजरात भेज देते हैं। वो वहीं रहता है, वहीं शादी करता है। इस तरीके से दोनों परिवार यहाँ रह रहे थे, वो गुजरात रह रहा था। वहां उसने शादी की, गुजराती सीखी, अपना पासपोर्ट, डीएल, आधार, पैन कार्ड सारा उसने गुजरात के एड्रेस पर बनवा रखा था। लेकिन 17 साल बाद ये कैसे पकड़े गए, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल इस घटना की जो शुरुआत है वो 2002 से होती है। जो विजयपाल होता है, अनिल का पिता, ये गाजियाबाद में कपड़ा व्यवसायी होता है। लेकिन ये शुरू से ही खुरापाती रहा था। दिमाग इसका अच्छी बातों के से ज्यादा खराब बातों पर लगता था। ये सोचता था कैसे ही किसी तरह कम वक्त में करोड़पति कैसे बने, ज्यादा पैसा कमाया जाए, जिससे सारी जिंदगी है वो ऐशो आराम से कटे। इसके लिए उसने तमाम तरीके के प्रयास किए, लेकिन सफल ना हुआ। आखिर में उसने एक जो प्रयास किया वो ये था कि इसने अपने बेटे के नाम से 20-20 लाख रुपए की इसने उसके जो प्लान करा दिए, उसकी जो चार पॉलिसी कराई बाकायदा। 2002 से लेकर 2006 तक घटना जो जो ईयर्स था, जो घटना वाला साल था, अगस्त 2006, तब तक इसने बाकायदा चारों पॉलिसी की जो प्रीमियम है, जो उनका जो किस्त है, वो भर लगातार कंटिन्यू भर रहा था। और उनमें ये था कि उसमें रिस्क कवर भी था कि यदि दुर्घटना बस कभी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी मृत्यु हुई, तो 20-20 लाख यानी 80 लाख की उसको मुआवजा राशि मिलेगी। प्लस उसने एक कार खरीदी, उस कार में भी 10 लाख की वैल्यू थी। उसका जो इंश्योरेंस था वो 10 लाख की वैल्यू का था। यदि कार दुर्घटनाग्रस्त होती है, टोटल डैमेज होती है, तो उसको 10 लाख कार का जो इंश्योरेंस है उसकी तरफ से प्राप्त होने थे। अब उसने पूरी पटकथा बड़े अच्छे से लिखी। दरअसल इन्होंने क्या किया, 1 अगस्त 2006 को इन्होंने अपने बेटे अनिल को आगरा भेजने का प्लान बनाया। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि अनिल को तो मार नहीं सकते, उसकी जगह पे उसकी कटकाडी हुलिया वाला कौन सा व्यक्ति ऐसा मिले, कहाँ मिले, जिसको ये मेरठ दिखाए और उसका जो क्लेम है उसको हासिल कर सके। इसके लिए लगातार उन्होंने काम किया। ये घूमते रहे। इन्होंने सोचा, क्योंकि ऐसे काम करने वाले बड़े शातिर होते हैं, तो उसने सोचा कि किसी भिखारी को, बेगर को झांसे में लेकर उसकी सेवा करके इस काम के लिए चुना जाए। उसके लिए आमतौर पर रोडवेज स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, इन जगह पर अमूमन भिखारी लोग घूमते रहते हैं, पड़े रहते हैं। इसने गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन का मुआयना किया, कई बार उसकी रेकी की, कई भिखारी इसने देखे। लेकिन एक जो भिखारी था वो बिल्कुल इसके बेटे अनिल की कटकादी वाला था, बिल्कुल कटकाठी वाला था। उसी की तरह उसका हुलिया था, उतनी लंबाई थी, उतना मोटा था। वो वहां रहकर प्लेटफॉर्म पर पड़ा रहता था, वहीं रात को सोता था। धीरे धीरे इन्होंने प्लानिंग के तहत उसको उसकी सेवा करनी शुरू की। कभी उसको पैसे दिए, कभी उसको खाना दिया, कभी उसको पानी दिया, कभी उसको कपड़े दिए, जिससे उसकी जो सहानुभूति है इनको मिलने लगी। उसको लगा कि ये व्यक्ति बहुत नेक है, बहुत नेक दिल है, अच्छे परिवार से हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। तो भिखारी भी इनकी तरफ काफी आकर्षित हुआ। और उसी क्रम में ये 1 अगस्त 2006 को कार से बेटे के साथ ये विजयपाल जो है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां उस भिखारी से मिलता है, कहता है चलो यहाँ से, आज तुमको बेटे के साथ मैं आगरा का ताजमहल दिखवाता हूँ। तुम यहाँ पड़े रहते हो, बोर होते हो, परेशान होते हो, तुम भी इंसान हो हमारी तरह, तुमको भी जीवन जीने का पूरा हक है, तुमको भी अच्छी अच्छी जगह देखने का पूरा हक है। ये सुनकर जो भिखारी होता है पूरी तरीके से मुतासिर होता है। उसके अंदर भी एक उमंग पैदा होती है कि मैं भी ताजमहल देखूंगा, कार में बैठूंगा, उसके अंदर
खुशी होती है, हलचल पैदा होती है, जो होना है स्वाभाविक है। जो व्यक्ति कभी कार में ना बैठा हो, कभी व्यक्ति बाइक पे ना बैठा हो, उसको कार में सफ़र करने को मिले और ताजमहल आगरा घूमने को मिले तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ौरन हाँ ही कर देगा। ऐसा उसने भिखारी ने भी किया, सीधे इनकी कार में बैठा। उसके बाद उन्होंने उसको खूब खाना खिलाया, नए कपड़े उसके लिए लेकर आए, उसको कपड़े पहनाए, कार में बिठाया। ये विजय पाल है, ये वहीं गाज़ियाबाद घर चला जाता है, कार से उतर जाता है, लेकिन जो बेटा इसका अनिल है, वो इसको लेकर के सीधे आगरा पहुँचता है। वहाँ इसको बाहर से ही कार में बैठे-बैठे अंदर से ही इसको ताजमहल दिखाता है, दूर से लाल किला दिखाता है, आगरे में खाना खिलाता है और शाम होते-होते ये उसको खाना के लिए बताता है, वो कहता है खाना खाऊँगा, फिर ये खाना लेकर के आता है। उसमें प्लानिंग के तहत बड़ी मात्रा में नींद की गोलियाँ, लगभग 20 से 22 नींद की गोलियाँ मिला देता है। उसके बाद उसको कार में बिठाकर खाना खिलाता है। खाना खिलाने के कुछ समय के बाद जो भिखारी है, वो अचेत सा होने लगता है, उसको होश-हवास नहीं रहता है, चूँकि नींद की इतनी गोलियाँ मिलाई गई थी, उसको होश नहीं रहता। उसके बाद ये सोचता है कार को दुर्घटना में कैसे दिखाऊँ, उसके लिए लगातार लाल किले के आस-पास चक्कर लगा रहा था। तभी थोड़ा शाम होते-होते ही सुनसान रोड की ओर जा रहा था। इसने देखा कि सड़क के किनारे खंबा है, बिजली का पोल है, वो पहले से ही उसमें बैंड है, तिरछा है, झुका हुआ है। अब इसने सोचा कि क्यों ना इसी खंबे में कार की टक्कर दिखा दी जाए, जिससे लगे कि हाँ, कार की टक्कर होने के बाद लोहे का जो खंबा है, वो तिरछा हुआ है, झुक गया है, लिहाजा यही जो स्थान है सबसे उपयुक्त है, सुनसान इंसान है स्थान है, बहुत लोगों का यहाँ आना-जाना भी नहीं है। इसके लिए उसने सबसे पहले जो भिखारी था बेचारा एकदम परेशान हो चुका था, इसके बेहोश सा हो चुका था, इसको बिठाकर सीधे खंबे में एक जोरदार टक्कर मारी। टक्कर से कार का जो अगला हिस्सा है काफ़ी डैमेज हुआ, क्योंकि खंभा लोहे का था, उसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो पहले से ही किसी दुर्घटना में झुका हुआ था, उसमें बैंड आ गया था, लिहाज़ा इसको कार को पीछे किया और चुपचाप खामोशी से, चूँकि उस वक़्त तक अंधेरा हो चुका था, सुनसान रोड था, इसने उस भिखारी को अपनी सीट पर बिठाया, बिठाकर सीट बेल्ट लगा दी और बाहर से इसने रिमोट से गाड़ी को सेंट्रल लॉक द्वारा लॉक कर दिया और पेट्रोल छिड़ककर सीधे आग लगा दी और आग लगाने के बाद कि दूर जाकर, जहाँ से कोई उसको देख ना पाए, वहाँ जाकर ये बैठकर पूरा तमाशा, ये पूरा खेल देख रहा था, किस तरीके से कार धू-धू कर जलने लगी और कार के साथ जलने लगा वो भिखारी। चूँकि नशे में था, बदहवास था, उसको होश नहीं था, तो उसको चीखना-चिल्लाना तो क्या, बहुत जल्दी ही जलकर कार के साथ साथ वो भिखारी भी शांत हो गया। हड्डियाँ बची किसी तरह, फिर उसके बाद ये सीधे वहाँ से निकल आता है, सीधे मथुरा अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। अब चूँकि ये जो घटना स्थल था, वहाँ लोगों का आना-जाना कम था, लेकिन कभी-कभार लोग निकलते थे, तो लोगों ने देखा, कार जली थी, अंदर एक कंकाल सीट बेल्ट पर जला हुआ था। सीट जो है, उसके अंदर लोहे का जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें कंकाल फँसा हुआ था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुँची और पुलिस ने सीधे चेचिस नंबर द्वारा ट्रेस करके इनका ऑर्डर एड्रेस निकाला, इनका पता निकाला, वहाँ गाज़ियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस घर पहुँची। ये इनका पिता विजय पाल पहुँचा, उसने पूरी प्लान, मैंने बताया, पूरी प्लानिंग के तहत वहाँ रोने का पूरा ढोंग किया, रोया-धोया, उसके बाद सबका अंतिम संस्कार किया और सीधे क्लेम के पैसे लेकर के अपना जीवन प्लान के मुताबिक मौज-मस्ती से काटने लगा। अब आप कहेंगे फिर ये घटना का 17 साल के बाद खुलासा कैसे हुआ? जी, दरअसल वो ये जो विजय पाल था, जब घटना घटी उसके बाद इसने तय किया कि बेटे को अब बहुत दूर यहाँ से रखेंगे, जहाँ किसी उत्तर भारत के लोगों का आना-जाना ना हो, भाषा चेंज हो, लोग चेंज हो, स्टेट चेंज हो, किसी प्रकार किसी को भनक ना लगे, इसका पूरा ख़्याल रखा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा मीटिंग करके गुजरात को चुना। अब जो अनिल है, सीधे उसी घटना वाले दिन से बहन के घर से सीधे गुजरात पहुँचता है। गुजरात जाकर वहाँ रहता है, गुजराती सीखता है, बिज़नेस करता है, चूँकि बहुत सारे पैसे इनको मिले, 1 करोड़ 5 लाख का क्लेम, उसमें से इसने काफ़ी सारे पैसे अनिल को दिए। उसने वहाँ गुजरात में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और इत्तेफ़ाक से उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल निकला और धीरे-धीरे वहाँ फिर एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति बना, उसने वहाँ शादी की, 2 बच्चे हुए, गुजराती सीखी। वहाँ अपने इसने दूसरा फर्जी आधार कार्ड, उसके सारे पैन कार्ड, उसके सारे डीएल, बैंक पासबुक, तमाम तरीके की जो आइडिया हैं, ले ली थी। अब ये नए तरीके से नई पहचान में हो चुका था और इसका नया नाम था राजीव कुमार चौधरी। अब अनिल कुमार जो है राजीव कुमार चौधरी बन चुका था। चुपचाप वहाँ जीवन गुजार रहा था, ऐश की ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन जब ज़िंदा है तो परिवार के बीच मिलने का भी सिलसिला ज़रूर होता है। इन लोगों ने भी
तय किया कि पीसीओ द्वारा 2 साल में 3 साल में एक बार बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, इस तरीके से इनका जो मिलना-जुलना है, वो चुपचाप लगा रहा। लेकिन ये जो विजय पाल है, काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब पैसे जो इसने कमाए थे, वो पैसे इसको थोड़ा खत्म होने लगे, इसके व्यापार में इसको घाटा हुआ। अनिल का पिता, तो उसने फिर अपना खुराफाती शैतानी दिमाग इस्तेमाल किया। इसने सोचा कि मैं एक बार पूरे सिस्टम को पागल बना चुका हूँ, तंत्र को चूना लगा चुका हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, लिहाज़ा फिर से इसने वही लालच इसको अंदर आई और लालच ने फिर से इसको गलत काम करने के लिए उकसाया। फिर इसने क्या किया, इसने इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इसने लोगों के बीमे करना शुरू किए, उनका एजेंट बना। इसने देखा जो भोले-भाले गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, उनका इंश्योरेंस करना शुरू किया। जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको समाज से बहुत कम नाता होता है, मुख्य धारा में नहीं होते हैं, उनका इंश्योरेंस किया। कुछ पैसे उनसे लिए, कुछ पैसे अपने पास से भरे और नॉमिनी सबको खुद को बना दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसने हर जगह उनकी जो पॉलिसीज हैं, उसमें नॉमिनी खुद को बना दिया। उन्हीं में से एक व्यक्ति था, वो थोड़ा पढ़ा-लिखा था, थोड़ा समझदार था। उसने जब अपनी पॉलिसी ईएमआई पे कर रहा था, लेकिन उसने एक दिन देखा कि उसमें जो नॉमिनी है, वो विजय पाल है। तो उसने कहा, मेरे पिता का नाम तो ये है नहीं और मेरे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसका नाम विजय पाल हो। फिर मेरी जो क्लेम के लिए मेरी जो पॉलिसी है, इसके नॉमिनी के तौर पर विजय पाल ये कौन है? उसने पता किया, संबंधित कंपनी पता लगा, ये विजय पाल साहब हैं, ये काम करते हैं। फिर उसको मालूम चला कि इस तरीके के कई लोगों के इंश्योरेंस उसने किए हैं। बाकायदा वो युवक कई जगह पहुंचा, उसने सबकी जो प्रीमियम थी उनको चेक किया। वहां बाकायदा सब जगह जो नॉमिनी के तौर पर विजय पाल का नाम दर्ज था, अंकित था, उसमें मौजूद था। अब उसको बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा इसमें कहीं न कोई बड़ा खेल है, बड़ी साजिश है। क्योंकि जो क्लेम होते हैं मृत्यु के बाद ही इनको पूरा पैसा मिलता है। उसने सोचा कि कहीं न कहीं इसका संबंध इन लोगों में से किसी न किसी की मृत्यु से है। ये तो इनको दुर्घटना में ये व्यक्ति मरवाएगा या और तरीके से मरवाएगा, फिर इनका क्लेम लेने के लिए खुद नॉमिनी बना हुआ है, तो इसको ज़ाहिर-सी बात है, इसको जो बीमे की रकम है इसको मिलेगी। अब उसने चुपचाप इसके लिए काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने लगातार 2022 में पुलिस को एक गुमनाम कंप्लेंट दर्ज कराई, गाजियाबाद पुलिस को। उसने कहा एक व्यक्ति है, इस तरीके से ये काम कर रहा है और ये गलत है। तो पुलिस ने हालाँकि उस वक़्त उसकी बात को हल्के में लिया, बहुत ज़्यादा नहीं तफ्तीश की और उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद इस व्यक्ति ने खुद अपने आप इस मामले की जाँच करने की सोची, पूरी तह तक जाने की सोची कि माजरा क्या है, मामला क्या है। इसके लिए लगातार उसने इसके घर के एड्रेस लेकर घर का दौरा करना शुरू किया, रेकी की। इसने उस घर के पास एक लड़का जो दुकान वगैरह का काम करता था, उससे दोस्ती गांठी। उसके पास बैठता था, दोनों में दोस्ती शुरू हो गई। उसको इसने जासूस के तौर पर वहाँ लगाया। इसने पूरी बात बताई, ऐसे-ऐसे ये इंश्योरेंस कर रहा है, खुद बन रहा है, ये खुद अपने आप उसमें नॉमिनी बन रहा है। तो उस लड़के ने कहा इसका एक बेटा भी था, वो 2006 में एक सड़क हादसे में खत्म हो चुका था। और उसके बाद जो इनकी परिवार का जो हाल है, इनके जो हाव-भाव हैं, बिल्कुल एक मृत परिवार के जो होते हैं वैसे नहीं थे। नॉर्मल रहे कई दिनों तक, कोई रोना-धोना नहीं, कोई बहुत ज़्यादा गम नहीं मनाया, बहुत जल्दी ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीने लगे। उसने कहा हमको तो पूरे मोहल्ले वालों को शक था कि इनका व्यक्ति मरा है, फिर भी इतने जल्दी उनसे उस गम से उबर कर जवान बेटे की मौत के बाद ये आराम से घर में इनके ढोल बाजा हो रहा है, नाचना गाना हो रहा है, तमाम खुशियाँ हो रही हैं, पार्टियाँ हो रही हैं। तो लोगों को शक था, लेकिन लोगों ने कहा हो सकता है, ये तमाम तरीके के लोग दुनिया में होते हैं, ये ऐसे ही होंगे। अब उस लड़के ने और उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसने धीरे-धीरे इनकी जो गतिविधियाँ हैं, ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उस पर पैनी नज़र रखना शुरू की। तो एक दिन उसने पाया कि एक दिन ये सीधे गाज़ियाबाद के रेलवे स्टेशन जा रहा है, वहाँ उसके पीछे-पीछे ये व्यक्ति भी गया, जो जानना चाह रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वहाँ देखा तो उसने एक व्यक्ति बैठा है, वो सीट पर बैठा है, उससे ही जाकर मिल रहा है, गले मिलता है, बात करता है। चूँकि इस व्यक्ति को मालूम था कि इसका बेटा 2006 में दुर्घटना में खत्म हुआ था, तो उसने सारी जानकारी जुटाई थी। यहाँ तक कि उसने उस वक़्त के न्यूज़पेपर भी कटिंग भी निकाली थी। उसमें उसके जो बेटा है, उसका बाकायदा फ़ोटो भी था। अब उसने उस कटिंग से फ़ोटो और सामने बैठे व्यक्ति का फ़ोटो मैच किया, तो उसको लगा कि यार ये तो बहुत चेंज है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो आँखें हैं, जो इसके नाक है, जो चीज़ें हैं, बिल्कुल हूबहू वैसी ही हैं। तो 2006 के जो अखबार की कटिंग में जो फ़ोटो है मृतक का, फाइल फ़ोटो है, उसके मुताबिक बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, लेकिन हुलिया चूँकि 17 साल हो चुके हैं, तो बदल चुका था, थोड़ी सेहत हो चुकी थी। अब उसका शक और यकीन में बदल गया। उसके बाद फिर
इसने इस पर पैनी नजर रखनी शुरू की। फिर इसको तमाम जो दौड़ भाग थी, लोगों से संपर्क किया। उसके बाद इसको इसकी कोशिश द्वारा अहमदाबाद के उस मोहल्ले घर का, अपार्टमेंट का पता लग गया जिस घर में मृतक अनिल एक व्यक्ति को मारकर उसका मर्डर करके चुपचाप विजय राजीव कुमार चौधरी बनकर रह रहा था। अब इसने पहले गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सीधे फिर इसने संपर्क किया अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच से, और उसके इंस्पेक्टर थे मितेश त्रिवेदी, जो क्राइम ब्रांच के टीम है, दल के जो कमांडर थे, उस टीम के कमांडर थे मितेश चौधरी, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के। ये सीधे इनको पूरी सूचना देता है और ये कहता है दरअसल ये मामला क्लेम का नहीं है, इससे बड़े मामला ये है कि ये खुद मृत होकर, जिंदा होकर एक व्यक्ति के बदले, इसने अपने बदले एक व्यक्ति को मारा है। इसने हत्यारा भी है, इसने मर्डर भी किया है। इसने खुद को मृत दिखाकर एक व्यक्ति को मार दिया है, उसके बदले ये जिंदी नाम बदलकर जी रहा है। इसने ये एक व्यक्ति का हत्यारा भी है। लिहाजा जो मितेश त्रिवेदी होते हैं उनको लगा कि इस घटना में कहीं न कहीं कुछ है। उन्होंने इसकी जांच करने की सोची। सीधे पूरी तैयारी के साथ इस लड़के से मीटिंग करके तमाम जानकारियां जुटाने के बाद सीधे उसके घर पहुंचे और कहा, राजीव कुमार चौधरी कौन है? बोले, मैं हूँ। क्या करते हैं आप? काम बताया, कहाँ के रहने वाले? यहाँ का हूँ। उसका जब आईडी चेक की गई उसके बाद भाई सारे पासपोर्ट, उसका जो पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, डीएल है, सारा राजीव कुमार चौधरी के नाम से है। अब पुलिस को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि मैं कहीं, हम लोग कहीं गलत तो नहीं। लेकिन कहते हैं कानून जो है बहुत समझदार होता है, होशियार होता है। उनको बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है तरीके से कि कैसे आपको जुर्म का पर्दाफाश करना है। उन्होंने उसके लिए उसकी पत्नी को अलग किया। महिला पुलिस जो है उनको अलग कमरे में ले गई, उनसे पूछा, आपके पति का नाम क्या है, आपका नाम क्या है? उसने पूरा बता दिया, शादी कब हुई ये बताया। फिर पुलिस ने कहा, आप अपने जो आपके जो इन-लॉज हैं, आपके जो ससुराली पक्ष है, उनको जानती हैं? उसने कहा, मैं किसी को नहीं जानती, ना ही मैं आज तक किसी से मिली हूँ। मैं सिर्फ अपने पति को जानती हूँ, यहाँ के रहने वाले हैं, बिजनेस करते थे, मेरी शादी हो गई। लेकिन आज तक मैं अपने किसी इन-लॉ से मिली नहीं हूँ, मैं अपने ससुराली पक्ष से आज तक मिली नहीं हूँ, ना ही मेरी किसी मुलाकात हुई है, ना ही कोई आता है। तो यहाँ पुलिस को फिर शक पैदा हुआ कि मामले में जरूर कहीं न कहीं सच्चाई। फिर पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की, उससे तमाम क्रॉस क्वेश्चन किए। उसके बाद काफ़ी देर तक वो टालता रहा, लेकिन आखिर में उसको सारा सच बताना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने पहले से तैयारी की थी, उसके बारे में पूरी इंक्वायरी की थी। लेकिन फिर जो राजीव कुमार चौधरी बन चुका था, फिर से अनिल बनने पर मजबूर होना पड़ा। गाजियाबाद पुलिस ने, जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच है, उसने सीधे गाजियाबाद पुलिस को संपर्क किया, इसके घर का पूरा पता लिया। मालूम मालूम चला कि हाँ वाकई 2006 में एक घटना घटी थी और इस ऐसे व्यक्ति, ऐसे हौलिया का है, उसकी मृत्यु हुई थी। बाकायदा उनको क्लेम भी मिला है, पिता का नाम विजयपाल है। लिहाजा जो अनिल है वो अब टूट टूट चुका था, खुल चुका था। उसने पूरी घटना जो मैंने आपको सुनाई पूरी बयां कर दी। उसके बाद सीधे जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच टीम है वो सीधे आगरा पुलिस से संपर्क करती है और आगरा पुलिस के साथ सीधे उसको लेकर गाजियाबाद पहुंचती है। तब तक इसका जो पिता है विजयपाल, उसको इस घटना की खबर मिल चुकी थी। उसने फौरन वहां से बेटे सहित अपने आप फरार हो जाता है। पुलिस जब घर पहुंचती है तो घर में ताला पड़ा होता है और पुलिस का शक और गहराता है। उसके बाद कोर्ट के आदेश द्वारा घर की तलाशी ली जाती है, क्योंकि मामला बहुत संगीन था, एक व्यक्ति की मृत्यु का था, चार चार कंपनियों के फर्जी क्लेम लेने का था। कंपनियां भी जोर कर रही थी, उनको सूचना मिल चुकी थी। लिहाजा पुलिस ने कोर्ट के द्वारा उसके घर की तलाशी ली। वहां उनको एक फाइल मिलती है, उसमें तमाम जो जानकारियां हैं, कितनी पॉलिसियां हैं, कैसे पॉलिसी की, किसकी किसकी नॉमिनी, किसका ये नॉमिनी रहे है, तमाम जानकारियां पुलिस को मिलती हैं। उसके बाद पुलिस इनको गुनाहगार साबित कर देती है। उस जो भिखारी है उसको भी, उसका गुनाहगार इनको कातिल मानती है। अनिल अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। उस प्रकार एक पुलिस की बजाय एक आम व्यक्ति की वजह से, आम व्यक्ति की मेहनत रंग लाती है और उसकी वजह से एक 17 साल पुराना किया हुआ जुर्म, एक कत्ल, एक जुर्म, एक बड़ा जुर्म, उसका खुलासा हो जाता है और दुनिया के सामने सच सामने आ जाता है।